गुड मॉर्निंग। क्लास 10 बायोलॉजी जैव प्रक्रम पार्ट 4 पौधों में पोषण। तो पिछले वीडियो में हमने जंतुओं में पोषण की विभिन्न रीतियों के बारे में चर्चा की थी और मनुष्य में पोषण का पूरा वीडियो दिया गया था। तो आज पौधों में पोषण किस प्रकार होता है इसके बारे में देखेंगे। तो पौधों में पोषण, ध्यान दीजिए, पौधे स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी या ऑटोट्रॉफिक। स्वपोषी पोषण का अर्थ होता है कि कच्चे पदार्थों से जीवधारी अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं। तो पोषण की इस रीति को स्वपोषी पोषण कहा जाता है। तो जितने भी हरे पौधे हैं उनमें पोषण इसी रीति से होता है, स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण के लिए 4 चीज़ें आवश्यक हैं। पहला है सूर्य का प्रकाश, और दूसरी चीज़ है पर्णहरिम या क्लोरोफिल। तीसरी आवश्यक चीज़ है कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथी आवश्यक चीज़ है H2O। तो ये सूर्य का प्रकाश, सूर्य से पेड़ पौधों पर पड़ता है। पेड़ पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल नामक पदार्थ होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों को वायुमंडल की वायु से मिल जाती है। पानी पौधे जड़ों द्वारा अवशोषित कर लेते हैं। तो मान लीजिए ये पौधा है, तो पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से पहुंच जाती है। सूर्य के प्रकाश से प्रकाश ऊर्जा मिल जाती है इसको, और जड़ों द्वारा जल अवशोषित कर लेते हैं। और पर्णहरिम पत्तियों की कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ है। तो ये 4 चीज़ें जब पेड़ पौधों को मिल जाती हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाती है। अब इसको परिभाषित करेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। पौधों के हरे भाग की कोशिकाओं में, पौधों के हरे भाग की कोशिकाओं में पर्णहरिम द्वारा, या इसी को क्लोरोफिल कहते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से भोजन संश्लेषित करने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फिर एक बार परिभाषा ध्यान से सुने। पौधों के हरे भाग की कोशिकाओं में
पर्णहरिम या क्लोरोफिल द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से भोजन संश्लेषित करने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अंग्रेजी में इसी को फोटोसिंथेसिस नाम दिया गया है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसे कहते हैं, तो ये परिभाषा देंगे। और रासायनिक समीकरण देखते हैं। सूर्य का प्रकाश पर्णहरिम C6H12O6 + 6O2। तो ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया का रासायनिक समीकरण है। तो इसमें देख रहे हैं एक पदार्थ है वो कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है जल, सूर्य का प्रकाश है, पर्णहरिम है। ये चार चीज़ें जब पत्तियों की कोशिकाओं को मिल जाती हैं तो ये भोजन क्या है, ये ग्लूकोज का संश्लेषण हो जाता है। और साथ साथ इस कार्बन डाइऑक्साइड के बदले एक ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया किसे कहते हैं, तो परिभाषित करेंगे। प्रकाश संश्लेषण क्रिया का समीकरण लिखिए। तो ये समीकरण लिखेंगे 6CO2 + 6H2O, तीर का निशान सूर्य का प्रकाश, पर्णहरिम, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया का समीकरण है। तब आगे देखते हैं आगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कितने पदों में और कोशिका के किन भागों में संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। तो देखिए ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दो पदों में संपन्न होती है। पहला पद है प्रकाशिक अपक्रिया, और दूसरा पद है अप्रकाशिक अपक्रिया। प्रकाशिक अपक्रिया के लिए वो चार चीज़ें तो आवश्यक हैं। उसमें नंबर 1 प्रकाश आवश्यक है, प्रकाश आवश्यक है। प्रकाशिक अपक्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, जबकि अप्रकाशिक अपक्रिया के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। अब दूसरी चीज़, जब सूर्य का प्रकाश पत्तियों के पर्णहरिम पर पड़ता है तो पर्णहरिम के इलेक्ट्रॉन सक्रिय हो जाते हैं। उसके बाद निम्नलिखित परिवर्तन होता है। तो उसमें परिवर्तन क्या होता है, पहला परिवर्तन होता है जल का अपघटन हो जाता है, H+ और OH- आयन में टूट जाता है। फिर उसके बाद ये OH- आयन 4OH- आयन H2+ O2 में परिवर्तित हो जाता है। और इसी चरण में ये जो H+ आयन है उसी कोशिका के अंदर, और ये प्रक्रिया जो होती है कोशिका द्रव्य में होती है। NADP एक पदार्थ होता है, ये
हाइड्रोजन को ग्रहण करके NADPH2 में बदल जाता है। और इसी चरण में ऊर्जित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ADP अणु को ATP में चेंज कर देते हैं। ये क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। तो इसमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश की ऊर्जा ग्रहण करके पर्णहरिम के इलेक्ट्रॉन सक्रिय होते हैं और जल का अपघटन कर देते हैं। पहला काम, जल को H+ और OH- आयन में तोड़ देते हैं और इस जल का OH- आयन पुनः जो है H2 और O2 में परिवर्तित हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन, यही जल के विघटन से जो ऑक्सीजन मुक्त होती है वही ऑक्सीजन है। अब यहाँ देखें, जो H+ आयन है, दो परमाणु परस्पर संयुक्त होकर अणु बनाते हैं और इस हाइड्रोजन को ग्रहण करने वाला एक पदार्थ होता है NADP। ये हाइड्रोजन ग्राही पदार्थ है और उसी कोशिका द्रव्य में पड़ा रहता है, जो हाइड्रोजन को ग्रहण करके NADPH2 में बदल जाता है। और इसी दौरान जो ऊर्जित इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोशिका द्रव्य में उपस्थित ADP को ATP में बदल देते हैं। इसमें फास्फेट समूह जुड़ जाता है, ऊर्जा लेकर फास्फेट समूह जुड़ जाता है और ये ATP में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद अप्रकाशिक अपक्रिया है। अप्रकाशिक अपक्रिया में प्रकाश आवश्यक नहीं होता। प्रकाश आवश्यक नहीं। ये हरित लवक के स्ट्रोमा में ये क्रिया कहाँ होती है? हरित लवक के स्ट्रोमा में संपन्न होती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। CO2 NADPH2 से हाइड्रोजन लेता है और ATP से ऊर्जा लेता है और ये जो है C6H12O6 में बदल जाता है और ये NADPH2 NADP पुनः प्राप्त हो जाता है आगे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए। और ATP जो है, यहाँ देखें, ATP पुनः ADP में चेंज हो जाता है, ADP में चेंज हो जाता है। तो ये क्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। अप्रकाशिक अपक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित होता है ग्लूकोज में। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के लिए हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है और कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये हाइड्रोजन ग्राही से हाइड्रोजन ग्रहण करके और ATP से ऊर्जा लेकर ग्लूकोज में अपचयित हो जाता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि है। तो आगे इसी में देखेंगे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक पदार्थों की आवश्यकता का प्रयोग। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक पदार्थों की आवश्यकता का प्रयोग। अगला टॉपिक क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक पदार्थों की आवश्यकता का प्रयोग। आवश्यक पदार्थों की आवश्यकता का प्रयोग। तो चार चीज़ें आवश्यक होती हैं। एक, प्रकाश। दूसरी आवश्यकता होती है CO2 की और तीसरी आवश्यकता होती है पर्णहरिम की और चौथी आवश्यकता है H2O अर्थात जल की। चार चीज़ें अगर हरे भाग की कोशिकाओं को उपलब्ध हो रही हैं
तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इन चारों में से कोई एक अवयव यदि ना मिले तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं संपन्न होती। इसी बात को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम सिद्ध करेंगे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए प्रकाश आवश्यक है। पहला सिद्ध करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए प्रकाश आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए प्रकाश आवश्यक है। यदि किसी पौधे की कोशिकाओं को, हरे भाग की कोशिकाओं को कार्बन डाइऑक्साइड, पर्णहरिम और जल मिल रहा है, प्रकाश ना मिले तो क्या प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी? इस बात को सिद्ध करने के लिए आपको गमले सहित एक पौधा लेना पड़ेगा। इस पौधे को लगभग 72 घंटे के लिए अंधेरे कमरे में रख देंगे। क्यों रख देंगे? स्टार्च रहित करने के लिए। स्टार्च रहित करने का मतलब है कि पत्तियों की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा जो भोजन बना है, ग्लूकोज बना है, वो ग्लूकोज पूरे पौधे द्वारा खपा दिया जाए और पत्तियों की कोशिकाओं में पहले से बना भोजन उपस्थित ना रहे। तो इसका अर्थ होता है स्टार्च रहित करना। जब अंधेरे कमरे में रख देंगे तो वहाँ 3 चीज़ें मिलेंगी, प्रकाश नहीं मिलेगा, वो पौधा स्टार्च रहित होगा। अब इस पौधे को प्रयोग के लिए लेंगे, इसको जो है 7-8 घंटे के लिए अंधेरे कमरे से हटाकर अब इसको सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं। सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने लगती है। प्रयोग के लिए एक पत्ती लेते हैं। इस पत्ती पर इसके कुछ भाग पर कहेंगे काला कागज लपेट देते हैं, जिससे प्रकाश पत्ती के इस भाग पर न पहुंच सके। तो अब देखें, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए CO2 तो मिल रही है वायुमंडल से, जल जो है जड़ों द्वारा अवशोषित होकर मिल रहा है। इस भाग की कोशिकाओं में भी पर्णहरिम है, परंतु इस भाग की कोशिकाओं पर सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा। शेष भाग पर सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा। तो अब प्रयोग के लिए इस पत्ती को तोड़ लेंगे और इसको जो है काले कागज को हटाकर उबाल लेंगे। एल्कोहल में उबाल लें या पानी में उबाल लें। तो पानी में उबालने से पत्तियों की कोशिकाएं नष्ट होने का खतरा रहता है, इसलिए इसको धीरे धीरे एल्कोहल में उबालते हैं। उसके बाद आयोडीन टेस्ट करते हैं। यहाँ आयोडीन लेंगे और इसी में ये पत्ती डाल देंगे। आयोडीन टेस्ट के बाद पता चलता है कि पत्ती का शेष भाग नीला हो जाता है और ये रंगहीन रहता है। पत्ती के जिस भाग पर काला कागज लपेटा गया था, अर्थात प्रकाश नहीं पहुंच सका, वो भाग आयोडीन के साथ रंगहीन रहता है, शेष भाग नीला हो जाता है। तो यहाँ स्टार्च की विशेषता है कि आयोडीन के साथ नीला रंग देता है। तो इसका अर्थ है कि पत्ती के शेष भाग में जहाँ पर प्रकाश पहुँचा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और पर्णहरिम भी था, चारों चीज़ें उपलब्ध थी, वह भाग आयोडीन के साथ नीला रंग दे रहा है और पत्ती का वह भाग जहाँ काला कागज लपेटा गया था
वो रंगहीन ही रहता है, अर्थात इस भाग की कोशिकाओं में भोजन का संश्लेषण नहीं हो पाया। तो इससे सिद्ध होता है कि अन्य चीज़ों के साथ साथ यानी कार्बन डाइऑक्साइड, पर्णहरिम और जल के साथ साथ प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। तो इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता का प्रयोग हम लोग करेंगे, पर्णहरिम की आवश्यकता का प्रयोग करेंगे, तो जल की वजह से बहुत कम आवश्यकता होती है। पौधों की कुल आवश्यकता का 1% जल प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक होता है, फिर भी तीनों के लिए हम इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस पर प्रश्न भी पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए अन्य चीज़ों के साथ साथ प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए प्रकाश भी आवश्यक है। तो ये आज पौधों में पोषण अर्थात प्रकाश संश्लेषण, परिभाषा, क्रियाविधि और प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड, पर्णहरिम की आवश्यकता का प्रयोग। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।